हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, और इसको तय करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी शमशीर की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे पठान सरहदों से पार करके आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। विवेक श्रीवास्तव पूरी बात मैं बताता हूं ना, आधी मत अगेन आई एम कोटिंग द रेफरेंस। आधी मत बताइए, पूरी बात बताओ मत बोलिए, शांति से डिबेट होने दी। इन्होंने कहां से घुटने टेकने शुरू कर दिए। इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों के साथ कितना अन्याय किया 1913 में। बात के अधिवेशन में हिंदू महासभा के सावरकर ने रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 के आंदोलन को गुंडों का आंदोलन करना की वजह से, जिस ब्रिटिश लोगों की वजह से विभाजन हुआ, उसको कंकड़ तक फेंक के नहीं मारा इन लोगों ने। ये बोलना शुरू कर दिया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। 1946 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1888 से मैंने कोट किया, और ये 1916। मैं बता रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहां से चुन के गए? अतुल लौंडे पाटिल जी। भारत का विभाजन के लिए जिम्मेवार कौन है, इस पर हो रही डिबेट को अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इतिहास की किताब में लिखे 2-4 लाइन को हम पहले पढ़ेंगे और यहां से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में विभाजन का कारण क्या था। यहां मैं जब पढ़ रहा हूं, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचार हैं। उनके अनुसार वास्तव में भारत का विभाजन आवश्यक नहीं था, किंतु नेहरू व पटेल ने माउंटबेटन के इस विचार को स्वीकार कर भारत के विभाजन को मान लिया। माइकल ब्रेचर ने इस विषय में लिखा है। माइकल ब्रेचर लिख रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं के सम्मुख सत्ता के प्रति आकर्षण भी था। इन नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश भाग ब्रिटिश विरोध में बिताया था और अब वे स्वाभाविक रूप से सत्ता के प्रति आकर्षित हो रहे थे। यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्ता के प्रति आकर्षित हो रहे थे, इसलिए उन्होंने भारत का विभाजन को स्वीकार कर लिया। और बाकी सुधांशु त्रिवेदी क्या बता रहे हैं अभी इस वीडियो में सुनेंगे, और उसके बाद कुछ और तथ्यों को मैं इतिहास की किताब से आपके सामने रखूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंटेंस कोट कर रहा हूं, हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, और इसको तय करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी शमशीर की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे पठान सरहदों से पार करके आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, किसने बोला है पता है, और कब बोला है? या ऐसे ही आके आए बाएं बोलने लगते हैं आप लोग? 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में। अगेन आई एम कोटिंग द रेफरेंस। चुप कर मत बोलिए, शांति से डिबेट होने दीजिए, फैक्चुअल बात होने दीजिए, अभी पूरी बात होने दीजिए, सारा आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 16 मार्च 1888 सर सैयद खान ने वो भी बोलिए ना। एक सेकंड विवेक, अपनी टर्न पे मुझे फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाना, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। 40 सेकंड सुधांशु जी आप बोलिए, फिर मैं विवेक बस मैं जल्दी से समाप्त करता हूं ताकि इन लोगों का जो एक झूठ है वो एक्सपोज करता हूं। 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में दिया गया भाषण है, इन वर्बेटम कोट कर रहा हूं। उससे पहले 28 सितंबर 1887 को उन्होंने मेरठ में यही बोला है। अब उसके बाद समझिए इन्होंने कहां से घुटने टेकने शुरू कर दिए। इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों के साथ कितना अन्याय किया। 1913 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है, किसके कहने पे? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जो कि इनके साथ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ये मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते। स्टेप बाय स्टेप सुनो भाई, आए बाएं साए मत करो, तब तक संघ पैदा भी नहीं हुआ था। 1916 में यह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते हैं, वही लाके जाके पाकिस्तान बने। फिर जिन्ना का और हौसला बढ़ता है, वो 1920 में कहता है मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए किसी मूवी में आपने देखा होगा हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था, कभी गांधी जी या महात्मा गांधी नहीं बोलता था। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1924 में उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे भाई संघ तो उसके बाद 1925 में आया। आए बाएं साएं मत बोला करो, फैक्ट पे बात किया करो। और उसके बाद मैं फिर यह कहना चाहता हूं, जिस समय विभाजन की बात आई, जो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी में पारित होना था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। मगर उसके बाद माउंटबेटन ने मैसेज भेजा गांधी जी को कि ये क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस की कार्य समिति में पास नहीं हो पाएगा? और तमाम लोगों के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। इसलिए मेरे भाई अंट-शंट बोलने से पहले, और एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो आप मेरी बात कहिए तो मैं वापस ले लूंगा, अन्यथा। और जिस समय आप कहते हैं सावरकर जी 4 साल के थे जब सर सैयद अहमद ने बोला है, सावरकर जी 4 साल के थे। झूठ का पुलिंदा लगाते रहते हैं ये लोग, कुछ समझे दया। ओके, अतुल लौंडे पाटिल साहब,
अतुल लोंढे पाटिल साहब, मैं आपके नेताओं को सुन रहा था। वो नेता कहते हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा विभाजन कराया, लेकिन विभाजन में तो कांग्रेस इन्वॉल्व थी। विभाजन के कागजों पे साइन तो कांग्रेस के नेताओं ने किए, जिस कांग्रेस के आप अपने आप को वंशज कहते हैं। मेरा हम्बल प्रश्न ये है, क्या विभाजन विभीषिका को आप मानते हैं या नहीं मानते, इस विभाजन के दंश को? मैं अपेक्षा करता हूं जिस तरह से सुधांशु जी को आपने बिल्कुल शांति सर, से सुना, बिल्कुल बीच सर, में आप आप 1.5 मिनट बोलोगे बोलिए, नहीं, क्योंकि निर्विवाद। इतिहास बड़ा है। और सुधांशु जी हाँ, तो जब आप पहले बोल रहे थे, पहला आपका जो डायलॉग चल रहा था, शुरुआत जहां से की, तो मुझे वहां पर दिख रहे थे अंग्रेज, मुझे वहां पर दिख रहे थे, मेरे स्मृति पटल पे आ रहे थे जिन्ना, मेरे स्मृति पटल पर आ रहे थे आरएसएस, मेरे स्मृति पटल पर आ रहे थे सावरकर। ये सबने मिलकर इस देश का जो विभाजन करा है, वो सारा इतिहास में सब सामने खड़ा है। किसने 1936 में सबसे पहले टू नेशन थ्योरी रखी अहमदाबाद के अधिवेशन में? हिंदू महासभा के सावरकर ने रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 के आंदोलन को गुंडों का आंदोलन कहा था और ब्रिटिश गवर्नर से मांगी थी, जरूर परमिशन मांगी थी कि इसको हम तोड़कर निकालेंगे। मुस्लिम लीग के साथ बैठने वाले हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 3 प्रांतों में इन्होंने सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस इसके खिलाफ था, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई राजनीति हो कांग्रेस कभी मानता नहीं था। 3 प्रांत, बंगाल था, सिंध था, पंजाब था, तीनों जगह इन्होंने सरकारें बनाई थी। इन्होंने जब से 1916 की बात की, 1909 में सबसे पहले मुरली मिंटो एक्ट जब आया था, तो 1906 में सुलीवन उनके सेक्रेटरी ने सर अहमद खान को बुलाया था और मुस्लिम लीग के लिए हम कुछ कंसेशंस ला रहे हैं, तो आप स्थापना कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और 1909 में मुरली मिंटो एक्ट आया। पहली बार, सुनिए, बीच में बोलिए मत, जिन्ना और एनी बेजेंट, इन तीनों ने मिलकर जो काम किया था, जो दिया था, उसे महात्मा गांधी जी ने निकाल दिया। पृथक जो आरक्षण है वो कभी भी कांग्रेस ने मान्य नहीं किया, कभी नहीं किया। अब रही बात, किसने लिखा था बंच ऑफ थॉट में कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं है, हमें इस देश के मुसलमानों को खत्म करना है, मुसलमान नहीं चाहिए इस देश में। ये गोलवलकर ने लिखा था बंच ऑफ थॉट में, ये उनका कहावत था। किसने? सावरकर जी ने आईएनए के खिलाफ, इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आर्मी के खिलाफ 2 मिनट भर्ती कराई थी, सावरकर जी ने कराई थी। और आज भी हमारा सुनो, आज भी हमारी जब प्रार्थना होती है, आज भी हम झंडा गीत गाते हैं, उसके पहले सबसे कौमी एकता के नाम पर वंदे मातरम कहते हैं। पूछ रहा हूं, उसका 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अतुल लोंढे पाटिल, आपने बोला था मुझे निर्विवाद बोलने का मौका मिले, मैंने 2 मिनट 30 सेकंड आपको दिए, मैं आपको और 30 सेकंड दे रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है, क्या आप मानते हैं कि विभाजन के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी से आप ये बात बोल रहे हैं? क्या बीजेपी और आरएसएस विभाजन के लिए, पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है? मैं तो सबूतों के साथ रखा ना, जिस पेन से स्याही हुई थी ना, उसमें स्याही जो थी ना, वो हिंदू मुसलमान की नफरत की, खून की स्याही इन लोगों ने भरी थी। की बोले? और इसीलिए इस देश का विभाजन हुआ। और जिस गांधी ने कहा था कि इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, उसको 3 गोली मारी। और जिस जिन्ना की वजह से, जिस ब्रिटिश लोगों की वजह से विभाजन हुआ, उसको कंकड़ तक फेंक के नहीं मारा इन लोगों ने। ये वोट लगाते थे। सावरकर हिंदू भारत के प्रमुख और जिन्ना मुस्लिम पाकिस्तान के प्रमुख, ये लगाते थे। ओके, 50 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। ओके, टाइम लिमिट का प्लीज ख्याल रखिए। मैं दोनों मेहमानों से अपने बोल रहा हूं। सुधांशु जी, झूठ नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए, इनको सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अतुल पाटिल साहब, आपने कहा गांधी जी ने कभी स्वीकार ही नहीं किया सेपरेट इलेक्ट्रेट। क्या बात करते हैं? 37 में उसी सेपरेट इलेक्ट्रेट के तहत इलेक्शन हुए। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अरे गांधी ने एक्सेप्ट किया। यार क्या बात करते हो? ऐसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना, अरे क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? मैं कोट कर रहा हूं पूरी बात, आपके में नहीं बोला था। शांति से बैठ गए। झूठ बोलने के बाद चीजें कोशिश मत करिए। वो तो गांधी वन मैन, अब मैं बोल रहा हूं, दर्शक तय करेंगे कौन बोल रहा है। हिंदू मुस्लिम दंगा करने वाले, और आप गांधी को मैंने फिर बोला है, ये बहुत बड़ी चर्चा है, हिस्टोरिकल डिबेट है, दिस शुड गो डाउन वेल। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका टाइम है, मेक योर पॉइंट। 50 सेकंड। 1888 से मैंने कोट किया और ये 1916। मैं बता रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के गए? अतुल लोंढे पाटिल जी, कान खोल के सुनिए, वो ढाका से, चिटगांव से नहीं गए, लाहौर, कराची, रावलपिंडी से नहीं गए, मुंबई से चुन के गया। मुंबई की बाइकुला सीट से चुन के गया, जो उसी मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत थी। झूठ बोलने की इंतहा होती है भाई, आके सरेआम झूठ बोल के चले जाएंगे और उसके बाद कहेंगे ऐसा नहीं वैसा। दूसरी बात, मौलाना आजाद की किताब कोट कर रहा हूं, इंडिया मीन्स फ्रीडम, जिसके उन्होंने आखिरी के 40 पेज कहते मेरी मौत के 30 साल बाद जारी किए जाए। उन्हें क्या पता होगा उनकी मौत के 30 साल बाद भी राजीव गांधी होंगे। उस पर उन्होंने सीधे सीधे लिखा, कांग्रेस कार्य समिति में, कांग्रेस में नेहरू जी और पटेल जी को उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने तैयार किया। चौथी बात, कान खोल के सुनो, लियोनार्ड मोस्ले को 1960 में नेहरू जी ने इंटरव्यू में देते हुए कहा कि हम लोगों ने विभाजन इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि हम थक गए थे, हमारा नेतृत्व तो बूढ़ा हो रहा था,
अगर हम अखंड भारत के लिए संघर्ष करते तो जेल जाने की स्थिति आती। मुझे हम जवाब जेल देना। नहीं जाना चाहते थे। लियोनार्ड मोशरे को दिए गए अपने इंटरव्यू में 1960 में द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, पेज नंबर 260 जाके देख लीजिएगा यार। ऐसे मत बोला करिए भाई, मैंने 1888 से आज तक कितने रेफरेंसेस कोट किए और आप आकर कुछ भी ऐसे हवा में आके वही ठीक है, पुरानी वाली सुधांशु जी, चीजें बोलना you made your शुरू कर देंगे। और आपने तो टर्की के खलीफा का समर्थन किया। Okay. गांधी जी ने टर्की के खलीफा का समर्थन किया, उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना भाई? ओके, सुधांशु जी, you आपने made your खुद point. जाके अब अतुल तुर्की पाटिल में जी का खलीफा time है। खत्म हो गई अब फर्स्ट अतुल वर्ल्ड वॉर के पाटिल जी बाद, का time है, उसको then भारत I'll के come to you. मुसलमानों से क्यों सुधांशु जी, जोड़ा? you made your- चलिए बंटवारा से संबंधित कुछ और तथ्यों को हम इतिहास की किताब में देखते हैं। यहाँ सबसे उल्लेखनीय बताया गया है माउंटबेटन का कथन। लिख रहा है इस संदर्भ में माउंटबेटन का कथन उल्लेखनीय है। यदि जिन्ना की अपनी बीमारी के कारण 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई होती तो मेरा विचार है कि हम भारत को एकीकृत रख सकते थे। वह एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने इसे एकीकरण को असंभव बना दिया था। ये माउंटबेटन लिख रहे हैं जिन्ना के संबंध में। अब आइए देखते हैं जिन्ना के क्या विचार है। यहाँ पर जिन्ना के विचार को लिखा गया है, मेरा विचार है कि विभाजन आवश्यक है। हम उन हिंदुओं पर विश्वास नहीं कर सकते। देखिए उन्होंने 1938-39 में हमारे साथ क्या किया। अब आप चले जाएंगे, हम सदैव के लिए उनकी कृपा पर आश्रित हो जाएंगे और हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। हमारा दमन किया जाएगा तथा यह नितांत भयानक होगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना लिख रहे हैं। एक तथ्य और देखते हैं महात्मा गांधी से संबंधित। 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार की स्थापना के समय भारत में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था। अनेक स्थानों पर दंगे हुए जिन्हें रोकने के लिए महात्मा गांधी ने सराहनीय प्रयत्न किया। इस समय मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। महात्मा गांधी किसी भी हालत में भारत के विभाजन के लिए तैयार न थे, किंतु परिस्थितियों को देखते हुए अनंततः उन्हें भारत के विभाजन के लिए राजी होना पड़ा। इस प्रकार भारत को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत 2 भागों में विभक्त हो गया, जिससे महात्मा गांधी को आपात कष्ट हुआ। अब चलिए देखते हैं कि सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी किसने दिया है। 2 नेशन थ्योरी की सबसे पहले जो दिया था उस व्यक्ति का नाम है सर सैयद अहमद खान। यह लिख रहा है, भाषा और आलेख संबंधी प्रश्न ने उन्हें तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया कि अब मुझे विश्वास हो गया कि ये 2 राष्ट्र किसी भी लक्ष्य के लिए मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे। इस समय उनके बीच वैमनस्य नहीं है, परंतु तथाकथित शिक्षित लोगों के कारण भविष्य में यह 100 गुना बढ़ जाएगा। बाद में 29 अप्रैल 1870 में नवाब मोहसिन मुल्क को उन्होंने लिखा कि यह ऐसा प्रस्ताव है जिससे हिंदू मुस्लिम एकता प्राप्त करना असंभव होगा। मुसलमान हिंदी से कभी भी सहमत नहीं होंगे और यदि हिंदू अपने वर्तमान दृष्टिकोण के अनुसार हिंदी पर जोर देते हैं तो वे उर्दू को अस्वीकार कर देंगे। ऐसे प्रयास का अपरिहार्य परिणाम यह हो कि दोनों समुदाय अस्थायी रूप से अलग हो जाएंगे। ये 1870 में ये पत्र लिख रहे हैं सर सैयद अहमद खान। सावरकर ने विचार दिया है, उनका कथन है, सावरकर ने यह बताने का प्रयास किया कि जो लोग भारत को पितृभूमि या पवित्र भूमि मानते हैं वही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस परिभाषा में सावरकर ने उन लोगों को बिल्कुल अलग रखा जो भारत को अपनी पवित्र भूमि में नहीं मानते, क्योंकि उनके पवित्र धार्मिक स्थान भारत में नहीं है। सावरकर के लिए हिंदू राष्ट्रवाद का अर्थ सभी हिंदुओं की एकता से था। और अगले कॉलम में फिर लिख रहा है, सावरकर के अनुसार एक समुदाय के रूप में हिंदुओं ने राष्ट्र का निर्माण किया है, इसलिए उन्हें भारतीय राष्ट्र में मुसलमानों से अलग कर दिया, क्योंकि वो भारत को पवित्र भूमि नहीं मानते। इसका कारण था कि उनकी धार्मिक स्थल भारत के बाहर स्थित है। इस प्रकार उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर पर बल दिया। अतः उन्होंने लिखा कि जो चीज हमारे बीच सामान्य है उसने हमें उनका विरोध करने के लिए हमारे संकल्प को कमजोर किया है। हिंदू अपने समुदाय को बचाने के लिए गैर हिंदुओं से लगातार लड़ते रहे हैं। इस तरह उन्होंने धार्मिक परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तित करने और अरबी और फारसी शब्दों से मराठी भाषा को शुद्ध करने के लिए शुद्धि आंदोलन आरंभ किया। ये जो मैंने अपने तर्क दिए हैं इस 2 पुस्तकों से आपके सामने दिया है। यह इग्नू जो अपने MA के विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री देता है वहां से मैं कोट कर रहा हूँ, और ये दूसरा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, इन 2 पुस्तकों से मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद उम्मीद करते हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी कुछ समझे होंगे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नई डिबेट के साथ। लेते हैं आप सुविधा। धन्यवाद।